हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्पेक्ट्रम का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वोकालिका संघ और बाकी अदर मूवमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो वोकालिका संघ जो थे वो एक मैसूर में इन्होंने लॉन्च करा एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट 1905 में। जस्टिस मूवमेंट ये जो था ये मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट करा गया। सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराजा के द्वारा सिक्योर करने के लिए जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स के लिए लेजिस्लेचर में। और 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म हुई, जो कि डिमांड कर रही थी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लोअर कास्ट के लिए लेजिस्लेचर में। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट करा गया ई वी रामास्वामी नाइकर के द्वारा और अब्बालाजी नायडू इन द मिड 1920s। ये जो मूवमेंट था इसका एम था रिजेक्शन करना ब्राह्मणिकल रिलीजन को एंड कल्चर को, वाइल जो नाइकर थे वो फेल करते थे एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लॉयटेशन का लोअर कास्ट का। और इन्होंने अंडरमाइन करा पोजीशन ब्राह्मण प्रीस्ट की, फॉर्मलाइज करके उनकी वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट, यानी कि बिना उनकी मतलब बिना ब्राह्मण को बुलाए हुए वो अपनी शादी करना वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट का आप अगर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट वर्क हैं इस डायरेक्शन में, जो कि ऑलरेडी करे गए हैं काफ़ी रिफॉर्मर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, जैसे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन, आशान टी के माधवन और एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड एडिटर थे देशाभिमानी के, जिन्होंने ये इशू लेकर है टेम्पल एंट्री का त्रावणकोर एडमिनिस्ट्रेशन पे। और कोई भी एक ट्रांसपायर्ड मतलब नथिंग ट्रांसपायर्ड। इन द मीन वाइल जो वाइकम जो था इन द नॉर्थन पार्ट जो कि त्रावणकोर में, वो एक सेंटर बनाया गया स्टेशन का टेम्पल एंट्री के लिए 1924 में। वाइकम सत्याग्रह जो कि लेड करा गया के पी केसावा के द्वारा लॉन्च हुआ था, केरला में डिमांड करा था ओपनिंग हिंदू टेम्पल्स एंड रोड्स अनटचेबल्स के लिए सत्याग्रह, जो कि रैन अफेयर्स करा गया किसके द्वारा, जाट्स के द्वारा पंजाब में एंड मदुराई के अंदर में। और गांधी जी ने अंडरटुक करा एक टूर केरला का इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट अगेन 1931 में, जिस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो गया था। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था केरला में, इंस्पायर्ड करा गया था के केलप्पन के द्वारा और पोइट सुब्रमण्यम त्रिमंबू के द्वारा, और जो कि सिंगिंग शर्ड थे केरला के। इन्होंने एक ग्रुप लेड करा 16 वॉलंटियर्स का टू गुरुवायूर लीडर्स, जैसे कि लाइक कृष्ण पिल्लाई एंड ए के गोपालन जो थे वो सत्याग्रही में से थे। फाइनली ऑन 12 नवंबर 1936 तो जो महाराजा थे त्रावणकोर के, उन्होंने इशू करा एक प्रोक्लेमेशन। इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स थे वहाँ से सब हिंदुओं को हटा दिया। सिमिलर स्टेप लिया गया राजगोपालचारी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का। मद्रास के अंदर 1938 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो कि फाउंड करेगी एम जी रेनडे के द्वारा एंड रघुनाथ राव के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो कि मेट होती है एनुअली फ्रॉम इट्स फर्स्ट सेशन इन मद्रास इन 1887 एट द सेम टाइम एंड वेन्यू एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका फोकस अटेंशन था सोशल इशूज़ पे इम्पोर्टेंस है, और इट कुड बी कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसी को हम इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशल रिफॉर्म सेल भी बोलते थे। और जो कॉन्फ्रेंस थी उसने एडवोकेट करा इंटरकास्ट मैरिज, अपोज करा पोलीगैमी का, कुलीनिज्म का। इन्होंने लॉन्च करा प्लेज मूवमेंट, जो कि इंस्पायर करता था पीपल को एक प्लेज लेने के लिए अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट जो टीचिंग्स थी अब्दुल वहाब अरेबिया की, एंड जो प्रीचिंग्स थी शाह वलीउल्लाह 1702-63 तक रही। ये इन्होंने इंस्पायर्ड करा एसेंशियली रिवाइवलिस्ट रेस्पॉन्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के लिए एंड डिजेनरेशन, जिसका आप अगर देखेंगे विच हेड सेट इन अमंग इंडियन मुस्लिम एंड कोल्ड करा एक रिटर्न, मतलब एक तरीके से इस्लाम की ट्रू स्पिरिट पे वापस जाना चाहिए। ये एक फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18th सेंचुरी के, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम्स को अराउंड टू फोल्ड आइडियल्स ऑफ द मूवमेंट। वो मतलब दो आइडिया के साथ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा कि एक डिजायरेबिलिटी ऑफ हार्मनी अमंग द फोर स्कूल ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस विच हैड डिवाइडेड द इंडियन मुस्लिम्स। ही शोड टू इंटीग्रेट द बेस्ट एलिमेंट ऑफ द फोर स्कूल। ठीक है, शोड टू इंटीग्रेट मतलब वही है कि वो अपना बेस्ट आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। और प्लस जो इनके एक आइडिया था वो यही था कि जो एक हारमोनी बनता है, जो चार मुस्लिम के स्कूल्स हैं, मतलब स्कूल्स इन द सेंस कि जो कि चार अलग अलग विचारधाराओं पे होते हैं ना, उस तरीके से। तो एक रिकग्निशन करा गया रोल ऑफ इंडिविजुअल
कंसाइंस इन रिलीजन, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रिटेशन जो कि डिवाइडेड थी कुरान में एंड हदीस में, और जो टीचिंग्स थी वलीउल्लाह की वो फर्दर पॉपुलराइज करी गई शाह अब्दुल अजीज़ के द्वारा एंड सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, हु गेव देम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो कि क्रेप्ट हुई इनटू मुस्लिम सोसाइटी, उनको हटाया गया, एलिमिनेट करा गया। सैयद अहमद को रिटर्न को मतलब उन्होंने बोला कि रिटर्न जाना चाहिए प्योर इस्लाम पे, एंड जो काइंड ऑफ सोसाइटी जो कि एग्जिस्ट करती है अरेबिया में प्रोफेट समय के, उस समय पे हमें जाना चाहिए। और जो इंडिया को जो कंसिडर करा गया दर उल हर्ब, यानी कि लैंड है ये काफिर का, एंड इसको कन्वर्ट होना चाहिए दर उल इस्लाम में, यानी कि लैंड ऑफ इस्लाम में। इनिशियली जो मूवमेंट थे डायरेक्टेड एट द सिख इन पंजाब, बट जैसे ही ब्रिटिश का एनेक्सेशन हुआ पंजाब में 1849 में, तो मूवमेंट जो कि डायरेक्टेड हो गया अगेंस्ट था ब्रिटिश। पहले ही पंजाब के सिख के अगेंस्ट था, बट बाद में ये ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया। और 1857 रिवॉल्ट में बहावी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा स्प्रेड करने में एंटी ब्रिटिश फीलिंग, और जो बहावी मूवमेंट था वो फिजल आउट हुआ इन द फेस ऑफ मिलिट्री माइट इन द 1970, मतलब वही ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया इस मूवमेंट को। नेक्स्ट है तूती मिर मूवमेंट। हाँ, जो सैयद तीतू तीतू मिर मूवमेंट, जो कि सर सैयद मीर निसार अली पॉपुलरली जिनको तीतू मीर के नाम से जाना जाता है, वो डिसिपल थे किसके, सैयद अहमद बरेलवी के, जो कि रायबरेली के थे, एडहेरेंट थे बहावी मूवमेंट के। और जो तीतू मीर ने उन्होंने अडोप्ट करा बहाविज्म एंड एडवोकेट्स करा शरिया को, इन्होंने ऑर्गेनाइज करा मुस्लिम पीजेंट्स को और जो कि कहाँ के थे, बंगाल के, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, और जो कि हिंदू होते थे, एंड जो ब्रिटिश थे इंडिगो प्लांटर्स उनके खिलाफ। और ये जो मूवमेंट था वो एक मिलिटेंट था एज अ ब्रिटिश रिकॉर्ड मेड इट आउट टू बी, और ओनली इन द लास्ट ईयर ऑफ तीतूज लाइफ। तो वहाँ पे आपको कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा बिटवीन हिम एंड ब्रिटिश पुलिस, और इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी 1831 में। फ्रेजी मूवमेंट, जो ये मूवमेंट था इसको कहा जाता है फरादी मूवमेंट, बिकॉज जो इसका एम्फेसिस था वो इस्लामिक पिलर्स पे था फेथ के, जो कि फाउंड करा गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा 1819 में। इसके जो सीन थे एक्शन के वो ईस्ट बंगाल, और इसका एम था रेडिकेशन करना सोशल इनोवेशंस को, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को करंट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द रीजन, एंड ड्रॉ करना उनके अटेंशन टू देयर ड्यूटीज एज मुस्लिम और अंडर द लीडरशिप ऑफ हाजी सन दूदू मियाँ। और जो मूवमेंट था वो रिवोल्यूशनरी हो गया था 1940 से, और इन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में स्टार्ट करा। ही गेव द मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फ्रॉम द विलेज टू द प्रोविंशियल लेवल, मतलब ये ले आए थे इस मूवमेंट को, और विद द खलीफा और ऑथराइज डिप्टी एट एवरी लेवल, मतलब हर एक लेवल पे इन्होंने एक ऑथराइज पर्सन या कोई डिप्टी को दे रखी थी चीज़ें। और जो फरेजीज थे इन्होंने ऑर्गेनाइज करे एक पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्म्ड विद कि जैसे लड़ाई कर सकें ज़मींदार्स वगैरह के साथ, जो कि मोस्टली हिंदू होते थे। तो देर वर मतलब कुछ मुस्लिम लैंड लॉर्ड्स भी थे बिसाइड द इंडिगो प्लांटर्स। तो दूदू मियाँ ने अपने फॉलोअर्स से मतलब आस्क्ड, मतलब उनको बोला कि भाई साहब आप रेंट नहीं देना, ठीक। और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसने इस्टेब्लिश करा अपना खुद का लो कोर्ट, और जो दूदू मियाँ थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब कई बार उनको अरेस्ट करा गया, एंड जो उनका अरेस्ट था 1847 में वो फाइनली वीक कर देता है मूवमेंट को। और जो मूवमेंट था वो सर्वाइव करता है मेरली एज अ रिलीजियस मूवमेंट, बिना किसी पॉलिटिकल ओवरटोन्स के। जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है किसकी, दूदू मियाँ की, 1862 में। अहमदिया मूवमेंट ये जो था एक फॉर्म है, सेक्ट है इस्लाम की, जो कि ओरिजिनेट हुई थी इंडिया से। ये फाउंड करी गई मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में। ये बेस्ड है लिबरल प्रिंसिपल्स पे। इसने डिस्क्राइब करा एज द स्टैंडर्ड बियरर ऑफ मोहम्मदीन रेनेसेंस, एंड ये बेस्ड इट सेल्फ, जैसे कि ब्रह्मो समाज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, अपोज करा जिहाद का, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था स्प्रेड हुआ वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन में इंडियन मुस्लिम के साथ। और जो अहमदिया कम्युनिटी थी वो ओनली इस्लामिक सेक्ट थी जो कि बिलीव करती थी मसीहा में, जो कि इन द पर्सन ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जो कि जिन्होंने एंड करे थे रिलीजियस वॉर्स एंड ब्लड सेडेड एंड रीइंस्टेट करा था मोरालिटी, पीस एंड जस्टिस। ये बिलीव करते हैं सेपरेट करने में मॉस्क को, स्टेट से, एज वेल एज ह्यूमन राइट्स को एंड टॉलरेंस को। हाउवर जो अहमदिया मूवमेंट है, जैसे कि बहाइज्म, जिसने फ्लोरिस्ट करा, जो कि फ्लोरिस्ट हुआ इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जो कि सफ़र्ड है मिस्टिसिज्म से।
सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, ये जो ब्रिटिश व्यू है अगर देखा जाए तो 1857 का, वो ये दिखाता है कि जो मुस्लिम्स थे वो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे। जो व्यू है वो फर्दर स्ट्रेंथन करा गया एक्टिविटीज़ के द्वारा 22 की। बट बाद में एक ओपिनियन आई अमंग द रूलर्स की जो मुस्लिम है वो यूज़ करे जाते हैं एज अलाइज अगेंस्ट अ राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक। एंड अमंग बाय द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, पॉलिटिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंटेटिव अमंग अदर्स। और जो ये था ये अचीव करा गया थ्रू ऑफर्स ऑफ थॉटफुल कंसेशन टू द मुस्लिम्स। तो एक सेक्शन था मुस्लिम का जो कि लेड करा जा रहा था सैयद अहमद खान के द्वारा 1817 से 98 के बीच। वो रेडी था कि वो अलाउ करे ऑफिशियल पैट्रोनेज को और स्टिमुलेट करे एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ किसके अंदर, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर, एक बेटर एजुकेशन के थ्रू एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू। और जो सर सैयद अहमद खान थे उनका जो जन्म है रेस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जो कि एक लॉयलिस्ट मेंबर थे जुडिशियल सर्विस के ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और उनके रिटायरमेंट के बाद 1876 में वो बन गए थे मेंबर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। 1878 में इनकी जो लॉयल्टी थी इन्होंने इसने ही इनको एक नाइटहुड दिया 1888 में। और ये चाहते थे कि वो रिकनसाइल करें वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान, जो कि इंटरप्रेटेड थी इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रेशनलिज्म एंड साइंस। इवन तो उन्होंने कुरान को एक अल्टीमेट अथॉरिटी भी बताया। उन्होंने बोला कि जो रिलीजन है वो शुड बी अडेप्टेबल विद द टाइम और एल्स इट बिकम फॉसिलाइज्ड, वरना वो फॉसिल मतलब वो वरना ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है। एंड जो रिलीजियस टीनेंट थे वो इमिटेबल थे। इन्होंने एडवोकेट करे क्रिटिकल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कंप्लीट करे डिपेंड एंड नॉट कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम। ये एक जेलियस एजुकेशनिस्ट हैं। एज एन ऑफिशियली इन्होंने ओपन करा स्कूल टाउन में। ठीक। और ट्रांसलेट करी बुक्स को उर्दू में एंड स्टार्ट करा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ के अंदर 1875 में उन्हें ट्रांसलेट करा टू ब्रिंग ही ऑल्सो सॉरी इन्होंने स्ट्रगल करा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वुमेन की पोजीशन में बेटर एजुकेशन के थ्रू, और अपोज करके पर्दा को एंड पोलीगैमी को एडवोकेट करा, डाइवोर्स एंड कंडेम करा, सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी को। एंड ये बिलीव करते थे फंडामेंटल अंडरलाइंग यूनिटी में रिलीजियस की और प्रैक्टिकल मोरालिटी में। प्रीच करा बेसिक कॉमनलिटी हिंदू एंड मुस्लिम के इंटरेस्ट को। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने आर्ग्यू करा कि जो मुस्लिम है वो शुड फर्स्ट कंसंट्रेट हों किस पे, एजुकेशन को लेकर एंड जॉब्स को लेकर, एंड ट्राई करें कैचअप का विद देयर हिंदू काउंटर पार्ट हु हैड गेन द एडवांटेज ऑफ एन अर्ली स्टार्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स में। एंड द पॉइंट he felt would invite hostility of the government toward the Muslim masses. Therefore इन्होंने अपोज करा पॉलिटिकल एक्टिविटी का मुस्लिम्स के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली इनके एंथुसियाज्म को जो कि प्रमोट करा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ला के मुस्लिम्स में, और इन्होंने अलाउ करा हिमसेल्फ कि यूज टू बी यूज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इट्स obnoxious policy of divide and rule, and in later year started propagating divergence of interest of Hindus and Muslim। मतलब वही है कि देखो कुल मिला के मतलब इन्होंने जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों पर काफ़ी एक फोकस दे के रखा। बोला कि देखो हमें किसी की भी चीज़ों को इस तरीके से नहीं लेके चलना है कि जो कि एक मतलब ऐसा जैसे कि ये ब्रिटिश वाले चलते थे कि डिवाइड एंड रूल ये करना चाह रहे थे। मतलब इन्होंने ब्रिटिश के इतने अगेंस्ट भी नहीं हुए, और मतलब ये कि कुल मिला के कोई हमें यूज़ ना कर पाए वो वाली चीज़ को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट करा। ठीक। सैयद जो इनके प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ थे वो प्रोपेगेट करे गए इनकी मैगजीन के द्वारा, जो थी तदहीब उल अखलाक इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो मर्ज हुआ एज अ लिबरल मॉडर्न ट्रेंड अमंग द मुस्लिम इंटेलिजेंस है, जो कि बेस्ड थी मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में। इनका एम था स्प्रेड करना मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम विदाउट वीकनिंग देयर एलिगेंस टू इस्लाम, सोशल रिफॉर्म करना अमंग मुस्लिम्स जो कि रिलेटिंग टू पर्दा जैसे पोलीगैमी, विडो रिमैरेज, वुमेंस एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवर्स एक्सेट्रा। और जो आइडियोलॉजी थी फॉलोअर्स की मूवमेंट की वो बेस्ड थी लिबरल इंटरप्रिटेशन पे कुरान के। एंड इन्होंने हार्मोनाइज करा इस्लाम को विद मॉडर्न लिबरल कल्चर। इन्होंने इम्पार्ट करा एक डिस्टिंक्ट सोशो कल्चरल आइडेंटिटी मुस्लिम को ऑन मॉडर्न लाइन। सुन अलीगढ़ जो था वो बना एक सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल मुस्लिम कम्युनिटी का।
देवबंद स्कूल दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के द्वारा अमंग द मुस्लिम उलेमा, एक एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, यानी कि वही है कि पुरानी टीचिंग्स पे जाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोपेगेट करने का प्योर टीचिंग्स। इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोपेगेट करना प्योर टीचिंग्स कुरान एंड हदीस की मुस्लिम्स के बीच में, और जो एक जिहाद की स्पिरिट है अगेंस्ट फॉरेनर रूल उसको ज़िंदा रखना। जो देवबंद मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था दारुल उलूम में और इस्लामिक एकेडमिक सेंटर देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। 1866 में मोहम्मद कासिम नानो तवी के द्वारा एंड राशिद अहमद गनगोई के द्वारा ट्रेन करा गया रिलीजियस लीडर्स को फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, और इन कॉन्ट्रास्ट टू द लीगर मूवमेंट, मतलब जिसका एम था वेलफेयर करना मुस्लिम का थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, सपोर्ट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जो एम था देवबंद मूवमेंट का वो था मोरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन मुस्लिम कम्युनिटी, और जो इंस्ट्रक्शन जो कि इम्पार्टेड थे देवबंद में वो ओरिजिनल रिलीजन, वो ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन में थे। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट जो देवबंद स्कूल था उन्होंने वेलकम करा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1888 में, और इशू करा एक फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन थी एंड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन थी। तो कुछ क्रिटिक्स जो कि एट्रीब्यूट करते हैं देवबंद का सपोर्ट नेशनलिस्ट मोर टू इट्स डिटरमाइंड अपोजिशन टू सैयद अहमद खान दैन टू एनी पॉजिटिव पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि ये इनके खिलाफ थे थोड़ा सा सैयद अहमद खान के। ठीक, और महमूद उल हसन जो थे एक न्यू देवबंद लीडर बने जिन्होंने पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट या रिलीजियस आइडियाज़ दिए स्कूल के। और मतलब स्कूल इन द सेंस वो होता है जो कि एक स्कूल इन द सेंस वो होता है जो कि एक पूरा प्रॉपर थिंकिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। और इन्होंने वर्क करा इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस पे, और जो जमीयत उल उलेमा थे उन्होंने कॉन्क्रीट कर शेप हसन के आइडियाज़ को और प्रोटेक्शन करता रिलीजन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम के इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन यूनिटी एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सिबली नुमानी जो कि एक सपोर्टर थे देवबंद स्कूल के, उन्होंने फेवर करा इंक्लूजन को लेकर इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन साइंस को इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने फाउंड करा नदवतल उलमा एंड दरुल उलमा लखनऊ में 1894 से 96 के बीच में। इन्होंने बिलीव करा आइडियलिज्म में कांग्रेस के एंड कोऑपरेशन में बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ इंडिया जो कि क्रिएट करेगी स्टेट इन विच बोथ कुड लाइव एमिकेबली। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट रहनुमाई मजदियासन सभा जो कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन थी जो कि फाउंड करी 1851 में एक बाय ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज, जो कि किस पे था कि रीजनरेशन ऑफ सोशल कंडीशन का पारसीज का, रेस्टोरेशन ऑफ जोरेस्ट्रियन रिलीजन का टू इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी। और जो मूवमेंट था द मूवमेंट हेड नरोजी फरदोंजी और दादा भाई नरोजी से जुड़े हुए थे के आर कामा एस एस बंगोली इसके लीडर थे, और जो मैसेज था रिफॉर्म का वो स्टार्ट करा गया था न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तार के द्वारा ट्रुथ टेलर। पारसी रिलीजियंस रिचुअल्स एंड जो प्रैक्टिसेस थे उन्होंने रिफॉर्म करा एंड पारसी क्रीड रिडिफाइंड, और इन द सोशल स्फेयर जो अटैम्प्ट्स थे वो करे गए अपलिफ्ट करने के लिए स्टेटस पारसी वुमेन को थ्रू रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम, और रेज करा एज ऑफ मैरिज को एंड एजुकेशन का। ग्रेजुअली जो पारसीज थे वो इमर्ज हुए एज द मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन इंडियन सोसाइटी के। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, ये जो सिख कम्युनिटी थी वो कुड नॉट रिमेन अनटच्ड बाय द राइजिंग टाइड ऑफ रेशनलिस्ट एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ द 19th सेंचुरी। जो सिंह सभा मूवमेंट थी वो फाउंड हुई अमृतसर में 1873 में विद टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। क्या था, पहला कि अवेलेबल करा जाए मॉडर्न एजुकेशन को सिख को, और टू काउंटर प्रोसिलिटाइजिंग एक्टिविटीज जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे थे, एज वेल एज ब्रह्मो समाजिस्ट आर्य समाजिस्ट एंड मुस्लिम मौलवीज थे। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इनका वो था एक नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल इस्टेब्लिश करा गया सभा के द्वारा थ्रू पंजाब थ्रू आउट, मतलब पूरे पंजाब के अंदर। और जो सेकेंड डिस डायरेक्शन था जो हर एक मतलब एवरीथिंग जो कि अगेंस्ट जा रही है गुरु टीचिंग्स के उसको रिजेक्ट करा गया, ठीक है। एंड जो कस्टम था उनको कंसिडर करा गया कंसिस्टेंट विद सिख डॉक्ट्राइन। और जो अकाली मूवमेंट था एक जिसको जानते हैं गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, वो एक ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। इसका एम था लिबरेट करना सिख गुरुद्वारास को जो कि ये करप्ट उदासी महंत के अंडर में था। ओके, ये जो महंत थे ये लॉयलिस्ट थे एंड रिएक्शनरी थे,
एंड एंजॉय करते थे गवर्नमेंट पेट्रोनेज। तो गवर्नमेंट ने ट्राई करा, द गवर्नमेंट ट्राइड इट्स रिग्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन वायलेंट नॉन कॉरपोरेशन सत्याग्रह जो कि लॉन्च करा गया था अकाली के द्वारा 1921 में, बट हैड टू बो बिफोर पॉपुलर डिमांड्स। और इन्होंने पास करा सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में और अमेंड हुआ 1925 में, जिसने कंट्रोल करा कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारा टू द सिख मासेस टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू श्रू। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो कब कंट्रोल होगा गुरुद्वारास का वो किसके थ्रू होगा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थ्रू। ठीक, और अकाली मूवमेंट जो था वो एक रीजनल मूवमेंट था, ना कि कम्युनल था। और जो अकाली लीडर्स थे उन्होंने एक प्ले करा नोटेबल रोल नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में थ्रू सम डिसेंटिंग वॉइसेस वर हियर्ड ओकेजनली। थियोसॉफिकल मूवमेंट, जो ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर थे जो कि लेड करे जा रहे थे मैडम HP ब्लावत्स्की यानी कि 1831 से 91 के बीच में, जो कॉलोनल MS ओलकोट थे वो इंस्पायर थे इंडियन थॉट्स एंड कल्चर से, जो इन्होंने फाउंड करा थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट 1875 में 1882 में इन्होंने शिफ्ट करा हेडक्वार्टर एडीआर जो कि मद्रास के आउटस्कर्ट्स पे था एट दैट टाइम। और जो सोसाइटी थी वो बिलीव करती थी कि स्पेशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन, मतलब प्रेयर के थ्रू, कंटेम्पलेशन के थ्रू या रिविलेशन के थ्रू। इन्होंने एक्सेप्ट करा हिंदू बिलीफ री इनकारनेशन में, यानी कि एक तरीके से जो नहीं हम करते थे उसमें, मतलब अवतार वगैरह में एंड कर्म में, और इंस्पिरेशन ट्रू करी फिलोसफी से, किसकी, उपनिषद की, सामख्या की, योगा की, वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स है। इनका एम था वर्क करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, ह्यूमैनिटी की, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, रेस क्रीड सेक्स कास्ट और कलर के। और जो सोसाइटी थी उसने भी इन्वेस्टिगेट करा अनएक्सप्लेन्ड लॉज को, नेचर के एंड पावर को लेटेंट इन मैन। और जो थियोसॉफिकल मूवमेंट था केम टू बी अलाइड विद द हिंदू रेनेसेंस, और एट वन टाइम वो एक बार अलाई हुआ था आर्य समाज की तरफ भी, और इसने अपोज करा चाइल्ड मैरिज को एंड एडवोकेट करा एबोलिशन करना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपलिफ्ट करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कंडीशन में विडोज़ की। भारत में जो ये मूवमेंट है ये पॉपुलर हुआ मतलब जिस टाइम पे जो एनी बेसेंट थी वो एक प्रेसिडेंट बनी, जैसे ही डेथ हो गई ओलकोट की 1907 में, तो एनी बेसेंट जो कि आई इंडिया में 1893 में, इन्होंने फाउंडेशन रखी सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बनारस के अंदर 1898 में, जो कि बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और जो कॉलेज था वो बना एक न्यूक्लियस फॉर्मेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 1916 में। और एनी बेसेंट ने भी काफ़ी मतलब ऑल्सो डिड मच कोज फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि काफ़ी कुछ करा इन्होंने वुमेन के एजुकेशन के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसने प्रोवाइड करा एक कॉमन डेनोमिनेटर फॉर द वेरियस सेक्ट एंड फुलफिल करा अर्ज एजुकेटेड हिंदूज़ की। हाउवर टू एन एवरेज इंडियन जो ये थियोसॉफिस्ट फिलोसॉफी थी उसको देखा जाता है वेग एंड कि इसमें पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं है, और जो एक्सटेंट है इसका इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है स्मॉल सेगमेंट में वेस्टर्नाइज क्लास के हैं। और जो रिलीजियस रिवाइवलिस्ट थे और जो थियोफिस्ट थे उन्होंने अटेन नहीं करी सच कुछ सक्सेस, बट एज अ मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नर्स इन्होंने ग्लोरीफाई करा इंडियन रिलीजियस को एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो इसको देखा जाए, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो थियोफिस्ट थे उन्होंने एक इफेक्ट करा ऑफ गिविंग अ फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड, यानी कि एक झूठा आश्वासन, मतलब झूठा एक प्राइड का सेंस मतलब दिया इंडियंस को, उनके आउटडेटेड एंड समटाइम बैकवर्ड ट्रेडिशन को एंड फिलोसफी को। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या थे रिफॉर्म मूवमेंट के, तो पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था सोसाइटी का उसने एक्सेप्ट नहीं करा साइंटिफिक आइडियोलॉजिकल ऑनस्लॉट सोशल रिलीजियस रेबल्स की, एज अ रिजल्ट ये जो रिफॉर्मर थे सब्जेक्ट टू अब्यूज़ वगैरह और इशूइंग करेगा इनके खिलाफ फतवा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गाली वगैरह जैसे नहीं लोग देते तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, फतवा वगैरह इन सब लोगों ने कुछ ने सहा भी, ठीक, रिफॉर्मर्स ने। ठीक, हाउवर अपोजिशन के बाद भी ये जो मूवमेंट था ये इस तरीके के मतलब कंटिन्यू करते थे, भले से चाहे कोई कितना भी एक्सप्लॉयटेशन कर ले, क्योंकि अगर आपको किसी एक और चीज़ के अगेंस्ट में खड़ा होना है तो आपका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी होंगे। ट्रांसलेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट का अलग अलग लैंग्वेज में एम्फेसाइज करा ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का, वो थिंक करें
ठीक, चीज़ों को अच्छे एक बेहतर वे में, और करप्ट एलिमेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वगैरह इन सबको समाज से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और राइज हुआ मिडिल क्लास का, जो कि एक काफ़ी ज़रूरी भी था, और रियलाइजेशन हुआ स्पेशल नीड का मॉडर्न टाइम्स का, और स्पेशली किसमें एक साइंटिफिक नॉलेज वगैरह को प्रमोट करा गया, और कुछ रेशनल थिंकिंग वगैरह जैसी चीज़ों को प्रमोट करा गया, ठीक, जिससे ही समाज को एक बेहतर वे में लेकर चला जा सके। ओके। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था कि काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी रिलीजियस रिफॉर्म की, एक नैरो और सोशल बेस था, एजुकेटेड एंड अर्बन मिडिल क्लास तक ही होता था कई बार ये, ठीक। और जो टेंडेंसी थी रिफॉर्मर्स की, मतलब एक तरीके से तो रिफॉर्मर्स की जो एक टेंडेंसी थी अपील करने की टू द ग्रेटनेस ऑफ द पास्ट, जो कि रिलाई करे स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी वगैरह इन सब पे, तो कई बार वो उस लेवल पे चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी, फुल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था उनकी इन सब चीज़ों को। एम्फेसाइज जो करते थे रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे कल्चरल हेरिटेज के, जो कि कई बार मैग्नीफाई करेगी इनसफिशिएंट एम्फेसिस के कारण, ठीक। उसके अलावा जो प्रोसेस था इवोल्यूशन का, वो एक कंपोजिट कल्चर था, जो कि एविडेंट करा जाता है थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री, जो कि एक शो करता है साइन बीइंग अरेस्टेड विद द राइज ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। चलिए भाई साहब, ये तो आपका चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका कौन सा वाला, द स्ट्रगल बिगिंस। चलिए तो इस चैप्टर को देखते हैं। बिगिनिंग मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, फैक्टर्स क्या थे ग्रोथ के मॉडर्न नेशनलिज्म के। अगर आप देखेंगे तो जो राइज एंड ग्रोथ इंडियन नेशनलिज्म का, वो ट्रेडिशनली एक्सप्लेन है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रेस्पॉन्स, जो कि टू द स्टिमुलस, जो कि जनरेट करा गया था ब्रिटिश राज के द्वारा थ्रू क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूशन, काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो इंडियन नेशनलिज्म है वो ग्रो हुआ पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ ये जितनी भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ वगैरह थी, तो उनके खिलाफ में इस तरीके से लोग खड़े हुए, उनको भी समझ आने स्टार्ट हो गए, तो नेशनलिस्ट की भावना धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड अपसर्जिया जो कंसेप्ट थे नेशनलिज्म के एंड जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के थे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो चुके थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह से, ठीक। और इंडियन रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण भारत का, और जो मॉडर्नाइजेशन जो कि इनिशिएट करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में, उससे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ के खिलाफ भारत के अंदर में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, अगर आप देखें जो पीपल हैं जो कि रियलाइज़ करते हैं कॉलोनियल रूल जो था एक मेजर कॉज था इंडिया के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, ठीक। क्योंकि जितने भी लोग थे पीजेंट आर्टिशन वगैरह, ये जितने भी थे, इनको सबको डिप्राइव करा गया एक तरीके से, मतलब चीज़ें एक बेहतर वे में नहीं करेगी इन लोगों के द्वारा में, ठीक। तो जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था कंट्री, वो कैसे हुआ, जो जो ब्रिटिश रूल था भारत के अंदर में सब कॉन्टिनेंट में, वो एक्सटेंड हो रखा था आपके हिमालयाज से लेकर नॉर्थ में कैप कोमोरिन साउथ में, और फ्रॉम आसाम से लेकर ईस्ट में खैबर पास वेस्ट तक। तो जिस टाइम पे जो लार्ज एरियाज थे इंडिया के, वो एक सिंगल रूल के अंदर में चल रहे थे, ठीक। पहले भी ऐसे ही होता था और अभी भी इस तरीके से ही अगर आप देखेंगे तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ने जो क्रिएट करा था अपना लार्जर स्टेट देन किससे, मौर्यज और मुगल से भी ज़्यादा बड़ा स्टेट क्रिएट कर लिया था। हालांकि हम उनके अंडर में भी थे पहले अच्छे से, बट इनके अंडर में और इन्होंने अपना एरिया को ज़्यादा बड़ा कर लिया है, एक्सटेंड को। हालांकि जितने भी इंडियन प्रोविंसेस थे वो अंडर थे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के, और प्रिंसली स्टेट जो थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। तो ब्रिटिश ने इम्पोज करी पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में, और प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, यूनिफाइड जुडिशरी कोडिफाई करा किसको, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, और इम्पार्ट करे एक न्यू डायमेंशन पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक, कल्चरल यूनिटी करके, ओके। और जो नेसेसिटीज थी किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की कंसिडरेशन करा, मिलिट्री डिफेंस का, एंड अर्ज करा इकोनॉमिक पेनिट्रेशन का एंड कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन का, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स होते हैं बिहाइंड द प्लान डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, जैसे कि रेलवेज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीग्राफ वगैरह। तो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है, यानी कि जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का, उसके दो फोल्ड इफेक्ट है। पहला जो इकोनॉमिक फेट है पीपल का डिफरेंट रीजन्स का, वो लिंक हुआ एक साथ, फॉर इंस्टेंस, और फेल्योर हुआ क्रॉप्स का वन रीजन में, जो कि अफेक्ट करा प्राइस एंड सप्लाई को अनदर रीजन में,
दूसरा कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो मतलब उसने पीपल को क्या करा, स्पेशली जो भी लीडर्स थे अलग अलग रीजन से वो एक साथ लेके आए, और ये इम्पोर्टेंट था एक्सचेंज के लिए पॉलिटिकल आइडियाज़ के एंड फॉर मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। और वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन था मॉडर्न सिस्टम का एजुकेशन में उस मतलब एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन था मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, उसने क्या करा, एसिमिलेशन का मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ का, और एक न्यू डायरेक्शन दी इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को। ऑल्थो जो इंग्लिश सिस्टम था एजुकेशन का, उसने कन्विंस्ड बाय द रूलर्स इन द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जो लिबरल एंड रेडिकल थॉट थे यूरोपियन राइटर्स के, जैसे कि मिल्टन, शैली, जॉन स्टुअर्ट मिल, राउसो, पेनी, स्पेंसर और वोल्टायर थे, उसने हेल्प करा काफ़ी इंडियंस का एक तरीके से, ठीक, कि वो इम्बाइव करें मॉडर्न रेशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़ को। और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसने हेल्प करा नेशनलिस्ट लीडर का अलग अलग डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स को, कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। और ये जो था ये दोज अमंग द एजुकेटेड हु टुक अप लिबरल प्रोफेशन, उसने ऑफन मतलब वो विजिट करते थे इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, ठीक, मतलब अगर आपको हायर एजुकेशन थे तो आपको तो वहीं पे जाना पड़ता है, इंग्लैंड वगैरह ये सारी जगह, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे एजुकेटेड क्लास भी आने लगी। प्रेस एंड लिटरेचर का अगर आप देखें रोल, तो जो सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी का वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिखाता है न्यूज़पेपर वगैरह इन सब की। और 1887 में लगभग अबाउट 169 न्यूज़पेपर पब्लिश करे गए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और सर्कुलेशन हुआ, और लगभग 1 लाख तक होता था सर्कुलेशन। और जो प्रेस था वो जिस टाइम पे वो क्रिटिसाइज करता था ऑफिशियल पॉलिसीज़ को, ठीक, और मतलब एक तरफ तो वो उनको कर रहा है और दूसरी तरफ अर्ज करता था पीपल को यूनाइट होने के लिए। इसने हेल्प करा स्प्रेड करने के लिए मॉडर्न आइडियाज़ को, सेल्फ गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी के, सिविल राइट्स के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। और जो न्यूज़पेपर थे और जो जर्नल्स थे, पैम्पलेट, नेशनलिस्ट लिटरेचर, उन्हें हेल्प करा एक्सचेंज करने में पॉलिटिकल आइडियाज़ अमंग नेशनलिस्ट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। रीडिस्कवरी देखने को मिलेगी आपको इंडिया के पास्ट के जो हिस्टोरिकल रिसर्चर्स थे, जैसे कि यूरोपियन स्कॉलर जैसे कि मैक्स मिलर, मोनियर, विलियम्स रोथ एंड सेशन, एंड जो इंडियन स्कॉलर थे जैसे कि आर जी भंडारकर, आर एल मित्रा एंड बाद में स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्रिएट करे एक एंटायरली न्यू पिक्चर इंडिया के पास्ट की। जो पिक्चर था वो करेक्टराइज करा गया एक वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ए फ्लोरिश करा ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और एक एंड अ रिच हेरिटेज इन आर्ट्स एंड कल्चर इन न्यूमरस सिटीज़। जो थ्योरी थी वो पुटअप करेगी बाय फॉरवर्ड यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा। नेट के जो इंडियन आर्यंस थे वो बिलोंग करते थे सेम एथनिक ग्रुप को फ्रॉम विच अदर नेशंस ऑफ यूरोप हैड इवॉल्व्ड। और इन्होंने एक बूस्ट दिया, साइकोलॉजिकल बूस्ट दिया एजुकेटेड इंडियंस को। और जो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस जो कि गेन करा, उन्होंने हेल्प करा हेल्प द नेशनलिस्ट, जिससे कि वो डिमोलिश कर सके कॉलोनियल मिथ्स को। और जो इंडिया था उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री थी। लॉन्ग हिस्ट्री क्या थी, वही कि फॉरेन रूलर्स इतने हुए हैं तो उसके खिलाफ काफ़ी अच्छी चीज़ें करी भी है भारत ने। और प्रोग्रेसिव करेक्टर जो देखा जाए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, तो आपको देखने को मिलेगा कि राइज हुआ मिडिल क्लास वाले पीपल काफ़ी ज़्यादा, ठीक, मतलब लोगों के बीच में जो एक भावना थी नेशनलिस्ट वगैरह को लेके और किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो वो एक बेहतर वे में उत्पन्न होकर आई। और ये जो क्लास थी उसने इसमें आपको एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ों पे इम्पोर्टेंस भी आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जो लीडरशिप थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर एक स्टेज पे जो कि ग्रोथ प्रोवाइड करेगी इस क्लास के द्वारा। इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कंटेम्प्रेरी मूवमेंट पर वर्ल्ड के अंदर में, ओके। रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स, तो जो रेशियल मिथ थे वाइट सुपीरियरिटी के, वो परपेचुएट करे गए ब्रिटिश थॉट के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा थ्रू अ डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। जैसे इंडिया जो कि डीपली हर्ट था इस चीज़ से कि जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था,
तो लिटन्स की कुछ रिएक्शनरी पॉलिसी जैसे कि रिडक्शन करा गया मिनिमम एज लिमिट का आईसीएस एग्जामिनेशन के लिए 21 से 19 साल 1876 में। और जो ग्रैंड दिल्ली दरबार था 1877 में, जिस टाइम पे कंट्री जो थी वो एक सीवियर फेमाइन में चल रही थी। और जो और जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था 1878, जो आर्म्स एक्ट था 1878 को ने एक प्रवोक करा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का कंट्री के अंदर में। फिर जो क्या होता है कि जो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो रिवर्स जो रिपन की जो गवर्नमेंट थी वो एबोलिश करना चाह रही थी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शन। फिर बाद में ये इंडियन मेंबर्स को क्या करते हैं, इंडियन मेंबर जो कि कन्वीनेटेड सिविल सर्विसेज द सेम पावर एंड राइट एज दोज एंजॉयड बाय देयर यूरोपियन कलीग्स। ठीक। तो मतलब काफ़ी इंडियन मेंबर्स ने ये भी चीज़ बोली कि भाई जितने जो भी सिविल सर्विस उसमें जो भी पावर एंड जो राइट्स वो एंजॉय करे जा रहे हैं यूरोपियन कलीग्स के द्वारा हमारे, तो अब वो हमें भी 2053 ने मॉडिफाई करा बिल को और ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया ओरिजिनल पर्पस को, बिकॉज जो स्टिप पोजीशन थी यूरोपियन कम्युनिटी के थ्रू। और ये क्लियर करा और ये क्लियर हो गया नेशनलिस्ट को कि जो जस्टिस एंड जो फेयर प्ले है वो एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता जहाँ पे जो इंटरेस्ट आ जाए यूरोपियन कम्युनिटी का। तो जो ऑर्गेनाइज एगिटेशन था यूरोपियंस के द्वारा रिवोक करने का इल्बर्ट बिल को, उसने क्या करा ऑल नेशनलिस्ट चीज़ों को और मतलब एक तरीके से सिखाया। ठीक, कि वो एगिटेट करें अपने राइट्स के लिए और अपने डिमांड्स के लिए। पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बाद में बनी 1885 में, लेकिन उससे पहले कुछ और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी ना जो कि लोगों की पटिशन्स वगैरह डिमांड वगैरह रखती थी। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनने का कारण भी तो यही था ना कि लोगों की डिमांड वगैरह रखी जाए। वैसा तो नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले नहीं था कुछ जो कि लोगों की डिमांड नहीं रख सकते थे, थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थे तो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी थी हमारे यहाँ प्रेजेंट। बट बाद में क्या हो कि ये सब अपनी अपनी डिमांड रखने लगी, तो कोई एक पर्टिकुलरली सामने ब्रिटिशर्स की डिमांड रख नहीं पाते, तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि बंगाल में थी, जैसे बंग भाषा प्राकिश सभा जो कि फॉर्म हुई थी, प्राकाशिका सभा जो कि फॉर्म होती है 1836 में एसोसिएट्स के द्वारा राजा राम मोहन रॉय के। और जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, मतलब जो जमींदार एसोसिएशन थी वो पॉपुलरली जानी जाती थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि फाउंड करी गई थी सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट लैंडलॉर्ड का। ऑल्थो इसका जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी थी उसने स्टार्ट करा बिगनिंग करा एक ओरिजिनल और एक बिगनिंग करा एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी का एंड यूज़ करा मेथड्स का कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशंस का रिट्रेशल करने के लिए ग्रीवियंसेस को। ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो कि फाउंड हुई थी 1843 में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कि कलेक्शन एंड डिसमिनेशन करा जाए इन्फॉर्मेशन का जो कि रिलेटेड थी एक्चुअल कंडीशन से पीपल के ब्रिटिश इंडिया के, एंड एम्प्लॉय करा सच अदर मीन्स ऑफ पीसफुल एंड लॉफुल करेक्टर जो कि अपियर थे उस समय पे। और कैलकुलेट मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो इन्होंने मे अपियर कैलकुलेटेड टू सिक्योर द वेलफेयर एक्सटेंड द जस्ट राइट एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ आवर फेलो सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी जो भी क्लास थी पूरा एकदम उन सब के इंटरेस्ट को सामने प्रस्तुत करा गया और जो भी चीज़ें थी उनको एडवोकेट करा गया। और 1851 में जो ये बोथ लैंड होल्डर सोसाइटी थी एंड जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी वो मर्ज हुई किसमें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। और फिर बाद में एक पटिशन सेंड करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिनने की डिमांड करा इंक्लूजन करने के लिए कुछ सजेशंस का। जो न्यू चार्टर एक्ट आने वाला था कंपनी का, तो उन्होंने डिमांड करा कि एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए सेपरेट लेजिस्लेचर का, ठीक, ऑफ अ पॉपुलर करेक्टर, सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल फंक्शन से, रिड्यूस होना चाहिए सैलरीज में हायर ऑफिसर्स की, और एबोलिशन होना चाहिए शोल्ट ड्यूटी ऑफ करेंट स्टाम्प ड्यूटीज़ का। और ये जो था ये पार्शली एक्सेप्ट हुआ जिस टाइम पे जो चार्टर एक्ट था 1853 का, वो उन्होंने प्रोवाइड करा एडिशन 6 मेंबर का गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। तो जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी वो ऑर्गेनाइज करेगी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में, और डिस्कस करा गया इंडियन क्वेश्चन को एंड इन्फ्लुएंस करा गया पब्लिक मैन को इंग्लैंड में प्रमोट करने के लिए इंडियन वेलफेयर। लेटर ब्रांचेस जो थी एसोसिएशन की वो स्टार्ट हुई प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़ में। और जो इंडियन लीग थी वो स्टार्ट हुई 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्ट था स्टिमुलेट करना
एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म लोगों के बीच में, और जो एक एनकरेज करना पॉलिटिकल एजुकेशन को। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जिसको जाना जाता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसने सुपरसीड करा इंडियन लीग का, जो कि फाउंड हुई थी 1876 में यंगर नेशनलिस्ट के द्वारा बंगाल के, जो कि लेड करी जा रही थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा, जो कि जो हु वर गेटिंग डिसकंटेंटेड विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट थे ये जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज़ वगैरह इन सब को लेके। तो इंडियन एसोसिएशन जो थे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन थे, और उसने एम करा प्रमोट करने का वाई एवरी लेजिटिमेट मीन्स द पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या करा कि क्रिएट करा स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन, और यूनिफाई करा इंडियन पीपल को एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम में। और ये इन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट इन 1877 फॉर कैंडिडेट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और जो एसोसिएशन था उसने डिमांड करा साइमल्टेनियसली होल्ड करने का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इंग्लैंड में, और इंडियनाइजेशन करा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, और एक कंपेन करा अगेंस्ट द रिप्रेसिव आर्म एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो ब्रांचेस थे एसोसिएशंस की वो ओपन करी गई अदर टाउन्स में एंड सिटीज़ में बंगाल की, इवन आउटसाइड बंगाल। और जो मेंबरशिप फ़ी थी वो लो रखी गई, जिससे कि अट्रैक्ट करा जा सके पुअर सेक्शन को भी एसोसिएशन में। और जो एसोसिएशन था उसने स्पॉन्सर्ड करा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, दिसंबर 28 से 30 तक 1883 में। और मोर देन 100 जो डेलीगेट्स से अलग अलग पार्ट से कंट्री के उन्होंने अटेंड करा। सो इन अ वे तो जो एसोसिएशन थी एक फोर रनर थी, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक एज एन ऑल इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, और बाद में मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में। पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी बॉम्बे में, तो पूना सार्वजनिक सभा था वो फाउंड 1867 में बाय MG रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे एंड अदर्स, जिसका ऑब्जेक्ट था सर्व करना एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था वो स्टार्ट करा गया बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, फिरोज शाह मेहता एंड KT तेलंग के द्वारा 1885 में। पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था मद्रास में, तो जो मद्रास महाजन सभा था वो फाउंड 1884 में बाय M बैरागचारी, जिसको बैरागवाचार्य भी बोला जाता है, B सुब्रमण्यम अय्यर एंड P आनंद चार्लू। प्री कांग्रेस कंपेन, तो जो एसोसिएशन था उसने ऑर्गेनाइज करा काफ़ी कंपेन्स का बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अपीयर होते थे। और ये जो कंपेन्स थे वो थे क्या, इम्पोज करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन 1875, इंडियनाइजेशन था गवर्नमेंट सर्विस का 1878 से 79, और ये अगेंस्ट द लिटन अफगान एडवेंचर, अगेंस्ट था ये आर्म्स एक्ट 1878, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ थे 1878 का जो था, और फॉर राइट टू जॉइन वॉलंटियर कॉर्प्स, अगेंस्ट था ये प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और सपोर्ट में था इलवर्ट बिल के। और ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एगिटेशन कंपेन करा था ब्रिटेन में वोट करने के लिए फॉर प्रो इंडियन पार्टी, अगेंस्ट द रिडक्शन को लेके मैक्सिमम एज, जो कि फॉर जो अपीयरिंग की थी इंडियन सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग में। इंडियन एसोसिएशन जो कि इस क्वेश्चन को लेकर आई थी, ऑर्गेनाइज करा था एक ऑल इंडिया एगिटेशन अगेंस्ट इट, और जिसको पॉपुलरली जाना जाता है इंडियन सिविल सर्विस एगिटेशन। तो ये चैप्टर भी फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।